हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का विज्ञान विषय का टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासकर वो बच्चों के लिए जो 2025 में विज्ञान विषय का परीक्षा देने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो है एकदम बोर्ड लेवल प्रश्न है, बोर्ड स्तर के प्रश्न है, जो बिहार बोर्ड ने खुद ही सेट किया प्रश्न है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है आप लोगों के लिए इस प्रकार से डिजाइन कराया जा रहा है कि यही प्रश्न से आने की संभावना आपके फाइनल एग्जाम में है। इससे बाहर जाने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं अभी से जो भी कंटेंट आपको दूं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, याद करते चले, अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले, क्योंकि आप लोगों के पास मात्र 2 महीना है, दिसंबर और जनवरी। इन 2 महीनों में आप लोगों को कुछ इस प्रकार से तैयारी करना है कि आपके हर विषय में 90+ स्कोर हो। इसलिए आपको मात्र एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है, एकदम रिफाइंड कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है कि उसी में से क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का, कहानी का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस पढ़ते जाइए, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ बस उसी को आप फॉलो करते जाइए। अभी से लेकर आप जनवरी तक या अपने एग्ज़ाम तक जुटे रहिए, ताकि हर सब्जेक्ट में, हर विषय में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एकदम गेस आपको दिया जाए, ताकि उसी से संभावना है, 100% संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में आए। मैंने टोटल 9 वीडियो आप लोगों को दिया है साइंस के रिलेटेड, जिसमें आप लोगों को लगभग 8 से 9 मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। वो सारे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप देखिएगा आपके एग्जाम में आएंगे 80 प्रश्न, आपको बनाना है 40, लेकिन आपको आ रहे होंगे 70 प्रश्न, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों को डिजाइन करके मैं प्रश्न दे रहा हूं, ताकि उसी से सारे प्रश्न आ जाए। देखिएगा दिसंबर में बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आएगा, देखिएगा कितना क्वेश्चन हम लोगों के मॉडल पेपर से टकरा रहे होंगे। जो बच्चे पहले दिन से मेरे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको यह पता चल रहा होगा कि अभी तक जितना भी मॉडल पेपर मैंने पढ़ाया है उसमें कितना प्रश्न रिपीट हो रहा है। और ठीक देखिएगा इस भी मॉडल पेपर की जो मैं चर्चा करने वाला हूँ उसमें भी देखिएगा कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? मतलब कि आप कहीं अपना दांत दिखाने के लिए गए होंगे, या तो आपका दांत दर्द करता होगा तो डॉक्टर के पास जाते होंगे, या दांत निकलवाने के लिए जाते होंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके दांतों को चेक करने के लिए एक दर्पण का प्रयोग करता है। वह दर्पण क्या है? तो वो दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग करने से क्या होता है कि आपके दांत का जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही बड़ा और क्लियर बनता है, साफ बनता है, जिससे उसको उपचार करने में मदद मिलता है। इसलिए वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अवतल दर्पण के बारे में मैं आपको बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। और यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपका फोकस है, ये क्या है, ये पोल है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इमेज यहाँ पर बनता है। तो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट का जो बनता है ना प्रतिबिंब, वो वर्चुअल बनता है, आभासी, और इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा बनता है और बड़ा बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डेंटिस्ट लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है बताइए? तो आपको बता रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस, मतलब लाइट को मतलब कि प्रकाश के किरणों को फैला देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनकेव लेंस, अवतल लेंस। क्यों? देखिए, ये हो गया आपका कनकेव लेंस, ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल अक्ष, ठीक है, यहाँ से लाइट यहाँ जाता है, यहाँ से लाइट ऐसे जाता है, तो ये लाइट को फैला देता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मैं टिक कर रहा हूँ वही आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। पहले वाला को देखकर आप करेक्ट नहीं करिएगा और याद नहीं करिएगा, जो मैं बताता जा रहा हूँ उसी को करेक्ट मानिएगा और कॉपी में नोट डाउन करिएगा। और हर वीडियो को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, क्योंकि आप विश्वास मानिए कि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के आँखों का पुतली का साइज को नियंत्रित करने का काम परितारिका करता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, आइरिस। देखिए यहाँ रेटिना मारा हुआ था, लेकिन ये गलत है,
परितारिका होगा, आइरिस। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो कहता है कि किसी मनुष्य का आँख जो है उसमें अवतल लेंस भी लगा हुआ है और उत्तल लेंस, मतलब किसी मनुष्य को वैसा चश्मा दिया गया है जिस चश्मा में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस है लगा हुआ। तो कौन सा बीमारी को ठीक करने के लिए दिया गया है? तो निकट दृष्टि दोष गलत, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष गलत, मोतियाबिंद गलत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, जरा दूर दृष्टिता, प्रेस बायोपिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत है? तो पर्दा मतलब मापने की क्या जरूरत है? तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, नहीं, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी मापने की जरूरत है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? छोटा अक्षर है, जैसे कोई छोटा महीन चीज़ गिर जाता है तो हम लोग लेंस का प्रयोग कर कर खोजते हैं ना कि कहाँ पर गिरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी पूछा जा रहा है कि कोई डिक्शनरी है, डिक्शनरी में एक छोटा सा अक्षर लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करिएगा? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारे मॉडल पेपर के 3 मॉडल पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और वहाँ से ये चौथा बार रिपीट कर रहा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7वां नंबर में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने बोला ना, ये तो लगभग 6-7 मॉडल पेपर से आ रहा है। 7वां नंबर प्रश्न, ये क्या है? प्रतिरोध का है, मैंने भी बताया है कि क्या है, प्रतिरोध का है। एम्पियर क्या है? धारा का है। विद्युत धारा का है, विद्युत धारा का है। वोल्ट प्रति कूलम, वोल्ट प्रति कूलम जो है, वोल्ट प्रति कूलम, ये किसी का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन सी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग द करेंट इन द सर्किट इज, देखिए लघु पथन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, या तो कुछ चेंज ही नहीं होता है, या बार बार निरंतरित होते रहता है। तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए अभी तक में 3 क्वेश्चन रिपीट हो गया है 8 प्रश्नों में। हमारे कराए हुए प्लेलिस्ट में जितना भी मॉडल पेपर है उसमें से ये लगभग चौथा बार रिपीट हो रहा है। 7वां नंबर प्रश्न तो 5-6 बार रिपीट ऐसे ही हो गया, और ये प्रश्न तो 3-4 बार रिपीट हो गया, 6ठा नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वां नंबर प्रश्न, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? मतलब क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशी कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर नहीं, अधोमुखी नहीं, पूर्व की ओर नहीं, ऊपरी मुखी। आंसर डी, मतलब ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट होगा 9 का, ठीक है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद करके चलिएगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि आप कोई भी किसी भी लोग से ठगे ना जाएं, वही कंटेंट पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए, सीधे सीधे वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम से टकराए, इसलिए वही सब प्रश्न करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तांबे के तार से कि एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? बताइए। ये भी प्रश्न लगभग 3 बार से रिपीट हो रहा होगा। जो भी बच्चे मेरा जो मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट है अगर वो पढ़े होंगे तो उनको ये समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन देखते ही उन्होंने टिक लगा दिया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा आधे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
हाफ रेवोल्यूशन। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। इज सेम एट ऑल पॉइंट ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट, मतलब कि ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। व्हाट काइंड ऑफ मिरर वुड बी मोस्ट सूटेड फॉर ए सोलर कुकर, मतलब सौर कुकर बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सौर कुकर को बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। मैं ये क्वेश्चन का चर्चा पिछले भी कई वीडियो में कर चुका हूँ कि सौर कुकर बनाने का अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो अवतल दर्पण होता है ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है अवतल दर्पण। ठीक है। यहाँ पर आपका पोल होता है और यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। ठीक है। अब यहाँ से जितना भी प्रकाश की किरण आता है वो सब फोकस से जाता है। ठीक है। जितना भी आता है फोकस से जाता है, जितना भी आता है फोकस से जाता है। मतलब एक जगह मतलब प्रकाश के किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है ये वाला दर्पण, इसलिए सौर कुकर में इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो मतलब चिपको आंदोलन का किया था तो किसको संरक्षित करने के लिए किया था? मट्टी को, पानी को, पेड़ को कि विद्युत को? तो हम कहते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रीज को, मतलब वृक्षों को। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने के लिए कौन सा विलयन का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग बॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन डी गलत है। CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। आपको नाम पर भी पता चल गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 15 नंबर प्रश्न। Na2SO4 प्लस BaCl2 बनता है क्या? BaSO4 प्लस 2NaCl। तो क्या हो रहा है देखिए, Na2SO4 है ना, Na2Cl के पास जा रहा है, SO4 Ba के पास जा रहा है और बना रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो क्या बन रहा है? तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। करेक्ट इसका आंसर। ये गलत है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन है इसमें से? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न। Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या है? देखिए Na2CO3 को पानी में जब आप घोलते हैं तो उस पानी का अगर हम लोग pH मान देखते हैं तो 7 से अधिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 7 से अधिक के मतलब क्या हुआ? बेसिक हो जाता है, मतलब क्षारीय हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। बॉक्साइट ऑन विच मेटल बॉक्साइट इज इम्पॉर्टेंट ओर। देखिए कौन सा ऐसा मेटल है जिसका बॉक्साइट इम्पॉर्टेंट ओर है, मतलब बॉक्साइट से वो एलिमेंट को निकाला जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो किए हम लोग मॉडल पेपर लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस वस्तु का पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को लोहा में जंग लगता है, उससे सुरक्षित करने के लिए कौन सा धातु का पतला परत चढ़ाते हैं जिससे जंग ना लगे? तो जिंक का हम लोग लगाते हैं। इसको हम लोग इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। स्पेलिंग गलत हो रहा है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न इसका तो जिंक हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? देखिए किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। मैं बार बार अपने वीडियो में रिपीट किया हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में
SO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। और ये जो जिप्सम है इसका क्या हो जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O। इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल है पानी का, मतलब कि वाटर का 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पानी का हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इसी को जब जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो यहाँ से क्या हो जाता है, हीट मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाता है, पानी का जो मॉलिक्यूल है अणु कम हो जाता है और बन जाता है हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम। मतलब किस रासायनिक यौगिक को गर्म करते हैं, तो जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं ना, तो ये जो 2H2O था, मतलब पानी का 2 अणु था, ये ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है और हाफ H2O बचता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिए इसका प्रश्न मैंने अपने कम्युनिटी पोल पर भी डाला है कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न, ये सारे प्रश्न मेरे जो है रिपीट कर रहा है मॉडल पेपर से। प्रोपेनॉन में उपस्थित कार्यात्मक समूह है, तो प्रोपेनॉन पूछ रहा है, ऑन लगा हुआ है, ठीक है, ऑन। तो ये समझ में आना चाहिए कि ऑन किस फंक्शनल ग्रुप का ये है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि कीटोन का है, ठीक है, कीटोन का है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए अभी तक मैं लगभग मेरे जो कराए हैं प्लेलिस्ट में आपके लिए मॉडल ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसमें से अभी तक में 8 से 9 प्रश्न रिपीट हो गया है मात्र 21 प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, एसिटिक अम्ल का आयुपेक नेम क्या है, तो एसिटिक अम्ल का आयुपेक नेम क्या है, तो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH होता है, ठीक है। इसका क्या होता है आयुपेक नाम, तो एथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, विनेगर में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम लोग के मॉडल पेपर से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनोड। ये भी रिपीट हुआ है हम लोग के मॉडल पेपर से। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो किससे, तो एनोड से बनाया जाता है, ठीक है। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था, अष्टक सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव को किसने बताया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। ये आवर्त सारणी वाले अध्याय से प्रश्न पूछा गया, न्यूलैंड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर में, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुण धर्म होना चाहिए, मतलब कि आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एलिमेंट को जो है सजाया गया है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में सारे तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है, तो एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पर। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपसे ये पूछ लेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, तो हेनरी मूसले ने दिया, हेनरी मूसले ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे 26 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो कौन करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो मैं इसको बनाकर बताना चाहूँगा कि लाल लिटमस को नीला कर देगा कौन, तो बेस मतलब कि क्षार, ठीक है। और क्षार जो है जब पानी में क्षार को घोलते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या देता है, OH- देता है, OH- देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा OH-। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 26 का। 27 में, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब पेड़ में जाइलम का प्रयोग, मतलब कि जाइलम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पौधों में, तो पानी के लिए, ठीक है। और फूड के लिए कौन है, तो फूड के लिए फ्लोएम होता है, PHOLEM, फ्लोएम, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देते हैं फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, मतलब कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी ATP होता है। ATP के मतलब क्या हुआ फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ चुका है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का आपसे पूछ चुका है, इसलिए मैं बता दिया कि ATP का जो है फॉर्मूला ये है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ATP ऑप्शन भी करेक्ट है। वेयर डज एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेसेस इन लीव, मतलब कि पत्तों में गैसों का आदान प्रदान
कहाँ से होता है? तो पत्तों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 29 का। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है हम लोगों के मॉडल पेपर से। हृदय में रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो हृदय से खून को पंप किया जाता है संपूर्ण शरीर में, किसके द्वारा? तो वेंट्रिकल्स के द्वारा। ऑप्शन बी निलय द्वारा। निलय द्वारा जो होता है खून को पंप किया जाता है पूरे शरीर में, ठीक है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? जैसे कि कौन सा ऐसा हार्मोन है पादप का, मतलब कि पेड़ का, जिससे पत्ती मुरझा जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड करेक्ट हो जाएगा। 31 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट मतलब जड़ का अधोगामी वृद्धि। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है, बताइए। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी जियोट्रोपिज्म कहलाता है। इसलिए बोले ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप पढ़ते जाइए, सिर्फ ध्यान लगाकर अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए जो भी इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? देखिए पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हिंड ब्रेन का है, ठीक है। पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क किसका उदाहरण है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। ये गलत है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 33 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है इसमें से, मतलब कि इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन इसमें से कौन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्ट बीट, ठीक है। चलिए 35 नंबर में चलेंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इसका आंसर क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट में, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो है गलत है, ईस्ट होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है, शुक्राणु का निवार होता है टेस्टिस में होता है, मतलब वृषण में। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का जो है अंडाशय भाग जो है ना फल बनता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ओवरी। स्टिग्मा गलत लगाया हुआ है, ओवरी होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोन आर फाउंड इन। परफेक्ट जो होता है सेक्स क्रोमोजोन किसमें पाया जाता है? लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? तो आपका पाया जाता है फीमेल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्त्री में, ठीक है। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि मानव के शरीर में सामान्य कोशिका में कितने गुणसूत्र के युग में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23। देखिए एकदम बउआ वाला प्रश्न आपसे पूछा गया। लास्ट प्रश्न इस मॉडल पेपर का, इस सब इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर का जो है ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। मतलब कि ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ आइटम जो है समय के साथ जो है निम्नीकरणीय पदार्थ है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्न से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन सी गलत है, फसलों के छिलके, ठीक है ये तो हो जाएगा। लेकिन केक, लेकिन रबर जो है कभी भी सड़ने गलने वाला नहीं है। चमड़ा भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केक, लकड़ी एवं घास। ये भी रिपीट हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे प्रश्न जो है हम लोग के द्वारा किया गया प्लेलिस्ट से हो रहा है रिपीट। इसलिए आप लोग को इतना कहना चाहूँगा कि आप समझिए, याद करिए, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, फिर उसके बाद बार बार वीडियो को देखिए जिससे आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद आपको मैं सब्जेक्टिव का गेस प्रश्न देने वाला हूँ, जल्द ही उस पर मैं वीडियो लाऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।